In the midst of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth. और इसी क्राइसिस के दौर में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली को लूट कर ले गया। और कहते हैं कि नादिर शाह जब अपने पीछे गया था तो दिल्ली की सड़कों पर सिवाय लाशों और खून के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। This invasion was followed by a series of plundering raids by Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761। और नादिर शाह के बाद लूटपाट और हमलों का सिलसिला रुका नहीं। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी रूलर था, उसने दिल्ली पर बार बार अटैक किया, 5 टाइम्स अटैक किया और यहाँ से बहुत सारा धन दौलत संपत्ति को लूट कर ले गया और अपने पीछे बर्बादी तबाही और कत्लेआम को छोड़ गया था। ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, पहले ही चारों तरफ से बहुत ही गंभीर दबाव था। द एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड बाई कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो कंपटीशन शुरू हुए, उस कंपटीशन से राज्य और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ फैक्शंस, 2 बड़े बड़े ग्रुप्स उनके फैक्शन समूह बन गए थे। द ईरानीज एंड तुरानीज, नोबल्स ऑफ टर्किश डिसेंट, ईरानी और तुरानी जो कि टर्किश डिसेंट के थे, उन 2 लोगों, कुछ ईरानी जो ईरान के थे और तुरानी जो तुरान के थे, टर्की के थे। इनके 2 ग्रुप बन गए जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा, जिसके कारण राज्य और भी कमज़ोर हुआ। फॉर ए लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर्स वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन और द अदर ऑफ दीज 2 पावरफुल ग्रुप्स। और फिर लंबे समय तक जो मुगल रूलर्स थे, लेटर मुगल्स थे, वो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में पपेट रहे, कठपुतली रहे, मीन्स वो अपने हाथों से अपने हिसाब से राज्य को करते रहे और शासकों को नचाते रहे। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम व्हेन 2 मुगल एम्परर्स फारुखसियार 1713 to 1719 एंड आलमगीर II 1754 to 1759 वर assassinated and 2 others अहमद शाह एंड शाह आलम वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स। और सबसे बुरा ये हुआ कि फारुखसियार और आलमगीर को इन्हीं दोनों ग्रुपों ने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। एसेसिनेट मीन्स हत्या कर दी। और 2 के अहमद शाह और शाह आलम को इन लोगों ने अंधा कर दिया, उनकी आंखें सलाखों से फोड़ दी ताकि ये अपने हिसाब से राज्य पर शासन कर सकें। नाउ इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का उदय। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर्स के अधिकारों में डिक्लाइन मीन्स पतन के साथ ही द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स एंड द ग्रेट जमींदार्स कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट मीन्स देश में सूबेदारों ने, गवर्नर्स ने, जमींदारों ने अपनी अपनी ताकत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थ्रू द 18th century द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। और 18th सेंचुरी के दौरान ही जो मुगल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे बहुत सारे टुकड़ों में बंट गया, मीन्स अलग अलग इसके पीसेज पार्ट्स हो गए। ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट्स ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। 3 ओवरलैपिंग हमेशा लड़ने वाले, एक दूसरे आगे निकलने की कोशिश करने ग्रुप्स में बट गया था। कौन कौन से ग्रुप्स थे ये? स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, ये जो पुराने स्टेट्स थे। उसके बाद में एल्दो extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formal ties with the Mughal emperor। हालांकि ये तीनों बहुत ही शक्तिशाली थे, पावरफुल, लेकिन इन्होंने अपने पुराने संबंधों को, टाइज को, रिश्तों को मुगल एम्परर से तोड़ा नहीं। स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर, कुछ वतन जागीर थे जो कि मुगलों के साथ रहकर अपनी सत्ता का वो कर रहे थे। दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़, बहुत सारे राजपूत राजा इसमें शामिल थे। थर्ड, द लास्ट ग्रुप इंक्लूड्स स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास। तीसरा ग्रुप था जिसमें वो स्टेट थे जो मराठा के अंडर में थे, सिखों के कंट्रोल में थे, एंड अदर लाइक जाट, तो मराठा, सिख और जाटों जैसे लोगों के कंट्रोल में थे। दीज वर ऑफ डिफरिंग साइजेज एंड हैड सीज्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल्स आफ्टर ए लॉन्ग ड्रॉन आर्मी स्ट्रगल।
आर्म्ड स्ट्रगल सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष के बाद इन लोगों ने अपने आप को मुगल एम्पायर से अलग कर लिया था, आज़ाद कर लिया था। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, पुराने मुगल प्रोविंसेस, ऑलमोस्ट द स्टेट्स दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी देयर थ्री स्टैंड्स आउट वेरी प्रोमिनेंटली। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स निकले थे जो मुगल एम्पायर से, लेकिन उनमें से कुछ जो है जो थ्री थे वो बहुत ही प्रोमिनेंटली थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। दीज वर अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, और ये थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ऑल थ्री स्टेट्स वर फाउंडेड बाय मेंबर्स ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटी हु हैड बीन गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस। और इन तीनों को फाइंड करने वाले, तीनों को स्टेबल करने वाले जो थे वो मुगल नोबिलिटी थे, मुगल सरदार थे, बहुत ही ऊंचे सत्ता स्वरूप वाले लोग थे। उनमें से अवध में सआदत खान था, मुर्शिद कुली खान बंगाल में, और आसफ जाह हैदराबाद में स्थापना करने वाले लोग थे ये। ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशंस एंड एंजॉयड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर्स। इन्होंने हाई मनसबदारी रैंक पाई थी और मुगल एम्परर्स का इन पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। Both Asaf Jah and Murshid Quli Khan held a जट रैंक ऑफ 7,000 ईच। आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली दोनों को जो है जट रैंक थी, जिसमें 7,000, जिनके पास 7,000 सोल्जर्स होते थे। वाइल सादत खान जट बाज 6,000, और सादत खान की जो जट थी वो 6,000 की थी। हैदराबाद, निजामुल मुल्क आसफ जहाँ द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर फारुखसियार। फारुखसियार के कोर्ट में बहुत जो था, मुगल एम्परर में कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर फारुखसियार के कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था। कौन? निजामुल मुल्क, जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी। ही वाज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध, पहले तो इस पर अवध की गवर्नरशिप का बहुत विश्वास था। एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ डेकान, बाद में इसको डेकान का चार्ज दे दिया गया। एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेकान प्रोविंसेस, आसफ जाह ऑलरेडी हैड फुल कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आसफ जहाँ का यहाँ के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा कंट्रोल पहले से ही था। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन द डेकान, टर्मोइल मीन्स होता है संघर्ष, उथल पुथल। जो डेकान में उथल पुथल मची थी, संघर्ष फैला हुआ था, आपस में लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे। एंड द कंपटीशन अमॉन्ग्स द कोर्ट नोबिलिटी, और कोर्ट के सरदारों के बीच में आपस में कंपटीशन फैला हुआ था। ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों में सत्ता को, ताकत को इकट्ठा किया है। एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ द रीजन, और उस रीजन का वो एक्चुअल यानी वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहाँ ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ। आसफ जहाँ ने दूसरा काम किया कि नॉर्थ इंडिया से बहुत ही स्किल्ड सोल्जर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आया, और उन लोगों ने भी यहाँ पर अपने लिए नए अपॉर्चुनिटी, नए लाभ को, नए पदों को बड़े स्वागत सम्मान से स्वीकार किया। ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर्स, मनसबदार बनाए और उनको जागीरें दी। Although he was still a servant of the Mughal emperor, हालांकि वो अभी भी मुगल एम्परर का ही नौकर था। He ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference, लेकिन इसके बावजूद भी वो दिल्ली का किसी तरह का निर्देश लिए बिना, वहाँ से किसी तरह का हस्तक्षेप के अपने आराम से शासन खुद कर रहा था। द मुगल एम्परर मेयरली कन्फर्म्ड द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम, और मुगल एम्परर क्या करते थे, निज़ाम ने जो डिसीजन ले लिया उस डिसीजन को उन्होंने ओके कर दिया, हाँ ठीक है, इट्स ओके, यू कैन डू दिस, ये उनकी नीति थी। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास टू द वेस्ट एंड विद इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स नायक्स ऑफ द प्लेट्यू। स्टेट जो हैदराबाद था वो पहले से मराठाओं और प्लेट्यू के जो चीफ नायक थे उन लोगों के बीच में स्ट्रगल में पड़ा हुआ था। द एम्बिशंस ऑफ द निज़ाम टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट वर चेक्ड बाय द ब्रिटिश हु वर ब्लूमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन दैट रीजन। और इसके अलावा जो निज़ाम की एम्बिशन थी वो क्या थी कि कोरोमंडल कोस्ट पर जो है टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया था, जहाँ से बहुत अच्छा टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता था, जिसको ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था, वो उसको भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। नाउ टुमारो वी विल स्टडी अबाउट अवध एंड अदर पार्ट्स। फॉर टुडे इट्स इनफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।